बैंकिंग एक अदृश्य ताकत है जो अर्थव्यवस्थाओं को दिशा देती है, सपनों को उड़ान देती है और हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देती है। बकरियों के लेन देन से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शंस तक बैंकिंग की कहानी समय के साथ एक सफर है। यह सुमेरियन मंदिरों, रोमन साम्राज्यों और रेनेसांस मर्चेंट्स की कहानी है जिन्होंने व्यापार में क्रांति ला दी। हम महत्वपूर्ण पलों का खुलासा करेंगे, कागजी मुद्रा के आविष्कार से लेकर केंद्रीय बैंकों के उदय और डिजिटल रेवोल्यूशन तक। रास्ते में हम दूरदर्शी विचारकों, निर्दयी टाइकून और आम लोगों से मिलेंगे जो वित्त की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पैसों से पहले चीजों का लेन देन होता था। छोटे समाजों में यह चलता था, लेकिन बड़े समाजों के लिए यह सही नहीं था। इसलिए एक आम चीज की जरूरत पड़ी जिससे लेन देन हो सके और इसी से पैसों का जन्म हुआ। सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं शुरुआती पैसों में शामिल थीं। ज्यादा धातु ढोना मुश्किल और खतरनाक था, इसीलिए सुरक्षित जगह पर सामान रखने की जरूरत पड़ी और इस तरह पहले बैंकों की शुरुआत हुई। बैंकिंग का विकास इंसानी तरक्की और आर्थिक उन्नति का सबूत है। इसने व्यापार के रास्ते बनाए, साम्राज्यों को प्रभावित किया और सांस्कृतिक आंदोलनों को आगे बढ़ाया। मेडिसी परिवार से लेकर औद्योगिक क्रांति तक बैंकिंग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे जैसे हम डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन के नए युग में प्रवेश करते हैं, बैंकिंग का विकास जारी है। बैंकिंग के इतिहास को समझने से हमें अपने वित्तीय जीवन को आकार देने वाली ताकतों की कद्र करने में मदद मिलती है। पैसों के बिना एक दुनिया की कल्पना करो, सिर्फ बार्टर पे निर्भर। शुरुआती खेतीहर समाजों में बार्टर सिस्टम का बोलबाला था, जो समुदाय और विश्वास को बढ़ावा देता था। लेन देन सामाजिक बातचीत थे और सामुदायिक बंधन मजबूत करते थे। लेकिन बार्टर की अपनी सीमाएं थीं, जिसने पैसे और बैंकिंग का रास्ता बनाया। जैसे जैसे समाज बढ़े, बार्टर सिस्टम को गति बनाए रखने में दिक्कत हुई। जैसे जैसे समाज बड़े होते गए, वस्तु विनिमय के सामने बहुत सी दिक्कतें आईं। दोनों की जरूरतों का मिलना एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। चीजों की अलग अलग कीमत होने से सही व्यापार करना मुश्किल था। बड़े व्यापार और दूर के व्यापार के लिए वस्तु विनिमय सही नहीं था। एक और अच्छी व्यवस्था की जरूरत थी, जिससे पैसे का आविष्कार हुआ। पैसे ने व्यापार और आर्थिक लेन देन में क्रांति ला दी। लेन देन के लिए एक आसान चीज की जरूरत ने कमोडिटी मनी को जन्म दिया। मवेशी और अनाज कमोडिटी मनी के आम रूप थे। मवेशियों और अनाज को ले जाना मुश्किल और जोखिम भरा था। सोना और चांदी जैसी कीमती धातुएं लेन देन का आदर्श माध्यम बन गई। शुरुआती सिक्कों ने व्यापार को आसान बनाया और वित्तीय प्रणालियों की नींव रखी। मानकीकृत मुद्रा ने आर्थिक विकास को गति दी। सिक्कों के आने से पैसों को संभाल कर रखने की जरूरत पड़ी। प्राचीन मेसोपोटामिया में मंदिर ही पहले बैंक बन गए। लोग अपनी दौलत सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों में रखते थे। मंदिर जमा राशि रखकर और पैसे निकालने में मदद करके व्यापार को आसान बनाते थे। उधार देने और ब्याज लेने की प्रथा इन्हीं शुरुआती बैंकिंग प्रणालियों में शुरू हुई। इन शुरुआती बैंकों ने आधुनिक वित्त की नींव रखी। मेसोपोटामिया सभ्यता का पालना, यहीं बैंकिंग का जन्म हुआ। सुमेरियों ने एक मानक मुद्रा के साथ व्यापार की प्रणाली स्थापित की। मंदिर पहले बैंकों के रूप में काम करते थे, धन की रक्षा करते थे। विश्वास और सुरक्षा वित्तीय प्रणालियों के मूलभूत स्तंभ बन गए। यह बैंकिंग के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। मेसोपोटामिया के मंदिर आर्थिक लेनदेन में पूरी तरह से शामिल थे। लोगों को अपनी जमा राशि की रसीद के तौर पर मिट्टी की गोलियां मिलती थीं। मंदिर ब्याज पर कर्ज देते थे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता था। कर्ज के प्रकार और आर्थिक स्थितियों के आधार पर ब्याज दरें अलग अलग होती थीं। इस प्रणाली ने क्रेडिट बाजारों और निवेश की नींव रखी। शुरुआती बैंकिंग पद्धतियों ने हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार दिया।
जैसे जैसे बैंकिंग बढ़ा वैसे वैसे रेगुलेशंस की जरूरत भी बढ़ी। हम्मुराबीज कोड में फ्रॉड रोकने के लिए फाइनेंशियल रेगुलेशंस थे। लोन्स और डिपॉजिट्स लिखकर डॉक्यूमेंट करने पड़ते थे। ज्यादा इंटरेस्ट लेने से रोकने के लिए मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट्स तय किए गए थे। हम्मुराबीज कोड ने एंशिएंट नियर ईस्ट के लॉ और कॉमर्स को इन्फ्लुएंस किया। रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स और लीगल प्रोटेक्शंस ने मॉडर्न बैंकिंग की नींव रखी। मेसोपोटामिया के नए आइडियाज ने मॉडर्न फाइनेंस की नींव रखी। बैंकिंग आगे बढ़ा और लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट और ट्रेड फैसिलिटेशन को कवर करने लगा। ट्रस्ट, सिक्योरिटी और एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन AAJ-BE कोर प्रिंसिपल्स हैं। ग्रीक्स, रोमन्स और दूसरी सिविलाइजेशंस ने इन अर्ली प्रैक्टिसेस पे बिल्ड किया। एंशिएंट मेसोपोटामियंस की इकोनॉमिक प्रोग्रेस की खोज ने हमारी फाइनेंशियल वर्ल्ड को शेप दिया। प्राचीन ग्रीस में अगोरा अर्थव्यवस्था का केंद्र होता था। मनी चेंजर्स या ट्रेपेजाइट्स करेंसी एक्सचेंज करते थे। हर सिटी स्टेट अपने कॉइन्स बनाते थे, इसलिए एक्सचेंज सर्विसेज जरूरी थे। ट्रेपेजाइट्स अलग अलग करेंसीज में स्मूथ ट्रांजैक्शंस करते थे। वो ग्रीक इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते थे, करेंसी गैप्स को ब्रिज करते थे। जैसे जैसे व्यापार फलता फूलता गया और एथेनियन साम्राज्य का विस्तार होता गया, ट्रेपेजाइट्स की भूमिका साधारण मुद्रा विनिमय से आगे बढ़ गई। वे कई तरह की वित्तीय सेवाएं देने लगे, जिससे मुद्रा बदलने वालों और शुरुआती बैंकरों के बीच की रेखा धुंधली पड़ गई। उनके काम का पैमाना और जटिलता बढ़ती गई, जिससे औपचारिक बैंकिंग घरानों की स्थापना हुई, जिन्होंने एथेनियन अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शुरुआती बैंक, जो अक्सर पारिवारिक व्यवसाय होते थे, अमीर नागरिकों, व्यापारियों और यहां तक कि मंदिरों से भी जमा स्वीकार करते थे, जिससे उनकी संचित संपत्ति के लिए एक सुरक्षित जगह मिलती थी। वे बैंक ड्राफ्ट के शुरुआती रूप लेटर ऑन ऑफ क्रेडिट जारी करते थे, जिससे व्यापारी बड़ी मात्रा में धन ले जाने के बिना व्यावसायिक लेनदेन कर सकते थे, जिससे यात्रा और चोरी से जुड़े जोखिम कम हो जाते थे। इसके अलावा ट्रेपेजाइट्स ने उधार देने की गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। व्यापारियों, जहाज मालिकों और यहां तक कि एथेनियन राज्य को भी ऋण प्रदान किया। उन्होंने व्यापारिक अभियानों, सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं और यहां तक कि युद्धों के लिए भी धन दिया। एथेनियन समाज के भीतर काफी आर्थिक प्रभाव डाला। हालांकि यह बढ़ता हुआ वित्तीय क्षेत्र जोखिमों से रहित नहीं था। समुद्री व्यापार में निहित अस्थिरता कभी कभार युद्ध के प्रकोप के साथ वित्तीय अस्थिरता पैदा कर सकती है। बैंकों का दिवालिया होना, हालांकि बाद के युगों की तरह व्यापक नहीं था, फिर भी हुआ, जिससे बैंकिंग प्रथाओं के अधिक विनियमन और निरीक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सेक्शन 3, रोमन फाइनेंस फ्रॉम हम्बल अर्जेंटारी टू फाइनेंशियल एम्पायर्स। जैसे जैसे रोमन रिपब्लिक का जोर बढ़ता गया, बहुत सारे इलाके जीतकर और मेडिटेरेनियन में अपनी पकड़ मजबूत करके उन्होंने ग्रीक कल्चर के इकाई चीजों को अपनाया, जिसमें उनके फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस भी शामिल थे। लेकिन रोमन्स, जो अपने प्रैक्टिकल सोच, लीगल समाज और बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज करने के लिए जाने जाते थे, बैंकिंग की दुनिया में अपना एक अलग निशान छोड़ गए। रिपब्लिक के शुरुआती दिनों में पैसा उधार देना एक सिंपल काम था। अक्सर अर्जेंटरी नाम के लोग ये काम करते थे, जो रोमन फोरम में अपने स्टॉल्स या बेंचेस से काम करते थे। ये शुरुआती फाइनेंशियर्स बढ़ती हुई आबादी को बेसिक बैंकिंग सर्विसेज देते थे, करेंसी एक्सचेंज करते थे, लोन देते थे और कुछ फीस लेकर मनी चेंजर का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे रोमन इकोनॉमी बढ़ती गई, कॉन्क्वेस्ट्स और ट्रेड की वजह से वैसे वैसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती गई। अर्जेंटारी ने इस मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे पावरफुल बैंकिंग फैमिलीज में बदल गए। फॉर्मल बैंकिंग हाउसेस बनाए जिनके पास काफी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर था। ये रोमन बैंकर्स, जो अक्सर फ्रीडमैन या फ्रीडमैन के वंशज होते थे, माइनिंग ऑपरेशंस, शिपिंग एंटरप्राइजेस और यहां तक कि ग्लैडिएटोरियल गेम्स जैसे बड़े वेंचर्स को फाइनेंस करके बहुत पैसा कमाते थे। वो एम्बिशियस पॉलिटिशियंस को लोन देते थे, पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते थे और अमीर रोमन्स के फाइनेंशियल मैटर्स संभालते थे, जिससे रोमन इकोनॉमी में उनकी पोजीशन और मजबूत होती गई। चौथा भाग,
पैक्स रोमाना और बैंकिंग का विस्तार, क्रेडिट अक्रॉस द एम्पायर। ऑगस्टस सीजर के शासनकाल के साथ शुरू हुए अभूतपूर्व शांति और समृद्धि के काल पैक्स रोमाना के आगमन ने रोमन बैंकिंग के लिए एक स्वर्ण युग की शुरुआत की। साम्राज्य में स्थिरता बहाल होने के साथ व्यापार फला फूला और क्रेडिट की मांग बढ़ गई। अपने व्यापक नेटवर्क और वित्तीय कुशाग्रता के साथ रोमन बैंकरों ने इस आर्थिक विस्तार को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बैंकिंग घरानों ने पूरे साम्राज्य में शाखाएं स्थापित की, ऑस्टिया के हलचल भरे बंदरगाह से लेकर गॉल और ब्रिटानिया के दूर के प्रांतों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। उन्होंने सड़कों, जल सेतुओं और एम्फीथिएटर के निर्माण का वित्त पोषण किया, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया, जिसने रोमन दुनिया के दूर दराज के कोनों को जोड़ा। अनुबंधों और ऋण के प्रवर्तन पर जोर देने वाले रोमन कानून ने बैंकिंग गतिविधियों के लिए एक स्थिर ढांचा प्रदान किया। जमा बैंकिंग की कानूनी मान्यता और बिल ऑन एक्सचेंज जैसे परिष्कृत क्रेडिट उपकरणों के विकास ने लंबी दूरी के व्यापार और निवेश को सुगम बनाया। हालांकि समृद्धि के इस युग ने भविष्य की वित्तीय अस्थिरता के बीज भी बोए। कुछ शक्तिशाली बैंकिंग परिवारों के हाथों में धन की एकाग्रता, कुछ निवेशों के जोखिम भरे स्वभाव के साथ मिलकर प्रणालीगत कमजोरियां पैदा हुईं। रोमन साम्राज्य अपनी भव्यता और स्थायी विरासत के बावजूद अंततः आर्थिक गिरावट और राजनीतिक अस्थिरता सहित कई कारकों के कारण नष्ट हो गया, जो एक राष्ट्र की वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य और उसकी समग्र भलाई के बीच के जटिल संबंध को प्रदर्शित करता है। पहला भाग, मध्ययुगीन इटली, वित्त के लिए उपजाऊ भूमि। जैसे ही यूरोप अंधकार युग से बाहर निकला, इतालवी शहर राज्य आर्थिक परिवर्तन के गढ़ बन गए। शक्तिशाली व्यापारी परिवारों और रणनीतिक व्यापार मार्गों ने इटली को वाणिज्य का केंद्र बना दिया। वेनिस, जेनोआ और पिसा के हलचल भरे बंदरगाह पूर्व से आने वाले सामानों से फलते फूलते थे। व्यापार में इस ऊंची उछाल ने परिष्कृत वित्तीय सेवाओं की मांग पैदा की। इतालवी व्यापारियों ने यूरोपीय राजघरानों को टक्कर देते हुए बैंकिंग हाउस स्थापित किए। उन्होंने जटिल कानूनों को समझा और चर्च द्वारा सूदखोरी के निषेध के बावजूद नवाचार किया। इन चुनौतियों ने बैंकिंग प्रथाओं में अभूतपूर्व नवाचारों को प्रेरित किया। सेक्शन 2, मेडिसी परिवार का उदय, व्यापारियों से लेकर वित्त के उस्ताद तक। इटली में बैंकिंग के उदय की कहानी मेडिसी परिवार से ज्यादा किसी और परिवार ने नहीं दर्शाई। ऊन के व्यापारी और छोटे मोटे ट्रेडर्स से शुरू करके ये परिवार आगे चलकर यूरोप का सबसे ताकतवर बैंकिंग परिवार बन गया, और इनका दबदबा सिर्फ पैसों तक ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, कला और धर्म तक भी था। 14वीं सदी में जियोवानी डी बिची डे मेडिसी की अक्लमंदी के नीचे मेडिसी परिवार का सितारा चमका, जिन्होंने बैंकिंग में छुपी कमाई की ताकत को पहचाना और 1397 में अपने परिवार का पहला बैंक खोला। जियोवानी के व्यापार के अच्छे दिमाग और फ्लोरेंस के ताकतवर परिवारों से उनके संबंधों ने उनके बैंक को फलने फूलने में मदद की। वो व्यापार में पैसा लगाते थे, राजा महाराजाओं को उधार देते थे और अमीर लोगों के पैसों का हिसाब किताब रखते थे। उनके बेटे कोसिमो डे मेडिसी को विरासत में सिर्फ उनके पिता का व्यापार का दिमाग ही नहीं बल्कि पैसों और पावर के बीच के गहरे रिश्ते की समझ भी मिली। कोसिमो ने मेडिसी बैंक को एक बड़े इंटरनेशनल नेटवर्क में बदल दिया, जिसकी ब्रांचेस रोम, वेनिस, जिनेवा और ब्रुगेस जैसे बड़े यूरोपीय शहरों में थीं। ताकतवर लोगों से संबंध बनाने की अहमियत को समझते हुए कोसिमो ने पोप, राजाओं और यहां तक कि दुश्मन शहरों को भी चालाकी से कर्ज दिए, और इन पैसे के लेन देन का इस्तेमाल करके उन्होंने राजनीति में अपना दबदबा बनाया। वो फ्लोरेंस के असली राजा बन गए, हालांकि उन्हें पर्दे के पीछे से पावर चलाना ज्यादा पसंद था, और वो अपने पैसों और संबंधों का इस्तेमाल करके शहर की किस्मत का फैसला करते थे। तीसरा भाग, लेटर्स ऑन ऑफ क्रेडिट और दोहरी लेखा प्रणाली, बैंकिंग में क्रांतिकारी बदलाव। मेडिसी परिवार ने लेटर्स ऑन ऑफ क्रेडिट और दोहरी लेखा प्रणाली से बैंकिंग में बदलाव लाया, व्यापार और लेखा प्रणाली में क्रांति लाई। लेटर्स ऑन ऑफ क्रेडिट ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षित और अधिक कुशल बनाया। दोहरी लेखा प्रणाली ने वित्तीय स्वास्थ्य का एक पारदर्शी दृष्टिकोण प्रदान किया। इन नवाचारों ने बेहतर वित्तीय प्रबंधन और निर्णय लेने में सक्षम बनाया।
चौथा भाग, दौलत और मदद का खेल, मेडिसी परिवार की कहानी और पैसों की ताकत की सीमा। मेडिसी परिवार ने अपनी दौलत और कलाकारों की मदद करके फ्लोरेंस को कला और संस्कृति का केंद्र बना दिया। उन्होंने माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची और बॉथिसेली जैसे कलाकारों से बहुत खूबसूरत कलाकृतियां बनवाईं। उनकी मदद से ही पुनर्जागरण काल में रचनात्मकता का जोश आया। मेडिसी परिवार ने अपनी दौलत का इस्तेमाल राजनीतिक ताकत बढ़ाने और लोगों के लिए काम करने के लिए भी किया। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को पोप बनवाया, जैसे पोप लियो 10वां। लेकिन उनकी दौलत की वजह से लोगों में जलन और राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ी। मेडिसी परिवार की कहानी से पता चलता है कि पैसों की ताकत की भी एक सीमा होती है। (1699) में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना। यह फाइनेंशियल हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इस इवेंट ने सेंट्रल बैंक एस्टैब्लिश किया, जिसने सदियों तक ग्लोबल फाइनेंस को शेप्ड दिया। इंग्लैंड बदल रहा था, वॉर्स की वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन था। ग्लोरियस रेवोल्यूशन ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत की थी। फ्रांस के साथ युद्ध ने फाइनेंसेस पर स्ट्रेन डाला। ट्रेडिशनल फंडिंग सोर्सेज सफिशिएंट नहीं थे। विलियम पैटरसन ने गवर्नमेंट को पैसे उधार देने के लिए एक नेशनल बैंक का प्रपोजल रखा। उनका आइडिया पार्लियामेंट और मर्चेंट्स के बीच ट्रैक्शन गेन कर गया। 1699 में बैंक ऑफ इंग्लैंड एस्टैब्लिश्ड हुआ। इसका क्रिएशन फाइनेंस में एक वाटरशेड मोमेंट था। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पेपर मनी से लेन देन में क्रांति ला दी और आज के फाइनेंशियल सिस्टम की नींव रखी। शुरुआती बैंक नोट्स बैंक के सोने और चांदी के रिजर्व्स के एक हिस्से को दर्शाते थे। बैंक नोट्स जारी करने का अंग्रेजी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इससे लिक्विडिटी बढ़ी, जिससे बिजनेसेस के लिए क्रेडिट लेना और एक्सपैंड करना आसान हो गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बनने से एक नया चलन शुरू हुआ, जिसको यूरोप और बाकी दुनिया के देशों ने अपनाया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरह सेंट्रल बैंक्स बड़े इंस्टीट्यूशंस बन गए, जिनको नेशनल डेट मैनेज करने की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखने की और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने की जिम्मेदारी मिली। सेंट्रल बैंक्स का एक मुख्य काम था लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनना, यानी मुश्किल में फंसे कमर्शियल बैंक्स को इमरजेंसी फंडिंग देना। यह जरूरी था ताकि बैंक रन्स और फाइनेंशियल पैनिक्स ना हों, जो इकोनॉमी को बिगाड़ सकते थे और फाइनेंशियल सिस्टम से लोगों का भरोसा उठा सकते थे। नेशनल डेट मैनेज करने में भी सेंट्रल बैंक्स का बड़ा हाथ था। गवर्नमेंट बॉन्ड्स और दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स जारी करके सेंट्रल बैंक्स ने गवर्नमेंट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सोशल प्रोग्राम्स और दूसरे खर्चों के लिए पैसे जुटाने का तरीका दिया। इंटरेस्ट रेट्स पर कंट्रोल रखकर सेंट्रल बैंक्स गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस दोनों के लिए बोरोइंग कॉस्ट को कम या ज्यादा कर सकते थे, जिससे इन्वेस्टमेंट लेवल्स और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी पर असर पड़ता था। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स ने मनी सप्लाई रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी ली, जो एक ऐसा काम था जिसमें इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था और साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इनफ लिक्विडिटी भी रखनी थी। इंटरेस्ट रेट्स, कमर्शियल बैंक्स के लिए रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एडजस्ट करके सेंट्रल बैंक्स प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने और सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन को बढ़ावा देने की कोशिश करते थे। चौथा भाग, बदलाव का एक जरिया, कागजी पैसा और वैश्विक व्यापार का बदलता रूप। केंद्रीय बैंकों द्वारा कागजी पैसे को अपनाने से वैश्विक व्यापार में क्रांति आ गई। अब व्यापारी आसानी से और तेजी से अंतरराष्ट्रीय लेन देन कर सकते थे। साख पत्रों, लेटर्स ऑफ क्रेडिट ने जोखिम कम किया और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विश्वास बढ़ाया। विनिमय बिलों, बिल्स ऑफ एक्सचेंज ने व्यापारियों के बीच कर्ज चुकाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया। व्यापार का विस्तार हुआ, नए बाजार बने और आर्थिक निर्भरता बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने वाले सामानों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई। कागजी पैसे के आलोचक भी थे। कुछ लोगों का तर्क था कि इससे मुद्रास्फीति बढ़ती है और मुद्रा का अवमूल्यन होता है। दूसरों को बिना किसी ठोस समर्थन के वित्तीय अस्थिरता की चिंता थी। चिंताओं के बावजूद कागजी पैसे ने आधुनिक वित्त की नींव रखी। इसने वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया, जो मानव की कुशलता को दर्शाता है। पहला भाग, वित्तीय महादानवों का उदय, निर्वेश बैंकिंग और औद्योगिक क्रांति।
औद्योगिक क्रांति ने तकनीकी नई खोजों और आर्थिक विस्तार के साथ समाजों को बदल दिया। भाप के इंजन और टेलीग्राफ जैसे आविष्कारों ने बड़े पैमाने पर उत्पादन और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। निवेश बैंक उभरे, प्रतिभूतियों को रेखांकित किया और विलय को सुगम बनाया। उन्होंने रेल मार्ग और कारखानों के लिए पूंजी जुटाई, जिससे आर्थिक विकास हुआ। भाग 2, आर्थिक उथल-पुथल और नियमों का जन्म, महामंदी और फेडरल रिजर्व। औद्योगिक क्रांति के बेरोक-टोक पूंजीवाद ने विकास को तो बढ़ावा दिया, लेकिन अस्थिरता भी आई। तेजी और मंदी के दौर में बेरोजगारी, व्यापार बंद होने और सामाजिक अशांति फैली। 1919 के वॉल स्ट्रीट क्रैश और महामंदी ने आर्थिक कमजोरियों को उजागर किया। बैंकों के बंद होने और क्रेडिट की कमी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मुश्किल में डाल दिया। महामंदी ने आर्थिक स्थिरता बहाल करने के लिए सुधारों को प्रेरित किया। भविष्य के संकटों को रोकने के लिए 1913 में फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाया गया था। फेड ने अधिक लचीली मुद्रा प्रदान की और बैंकिंग प्रणाली को विनियमित किया। फेड का निर्माण अमेरिकी वित्तीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। महामंदी ने समझदारी से नियमन की आवश्यकता पर जोर दिया। सुधारों का उद्देश्य व्यवस्थित जोखिमों से सुरक्षा के साथ आर्थिक गतिशीलता को संतुलित करना था। भाग 3, डिजिटल क्रांति, एटीएम से क्रिप्टोकरेंसी तक, बैंकिंग हमारी उंगलियों पर। डिजिटल क्रांति ने बैंकिंग को एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स के साथ बदल दिया और पहले से कहीं ज्यादा सुविधा और पहुंच प्रदान की। 1960 के दशक में एटीएम, 1990 के दशक में ऑनलाइन बैंकिंग और 2000 के दशक में मोबाइल ऐप्स ने वित्तीय सेवाओं में क्रांति ला दी। आज बिटकॉइन जैसी क्रिप्टोकरेंसी इस चल रही डिजिटल परिवर्तन में नवीनतम विकास का प्रतिनिधित्व करती है। सेक्शन 4, ब्लॉकचेन फ्रंटियर, डिसेंट्रलाइजेशन और फाइनेंस का भविष्य। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फाइनेंस में तहलका मचा रही है, ट्रेडिशनल बैंकिंग और करेंसी को चुनौती दे रही है। इसकी ट्रांसपेरेंसी, सिक्योरिटी और इम्यूटेबिलिटी एक क्रांति का वादा करती है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी फिएट करेंसी के डिसेंट्रलाइज्ड विकल्प ऑफर करती हैं और इन्वेस्टमेंट एसेट्स के तौर पे तेजी से पॉपुलर हो रही हैं। ब्लॉकचेन का उदय पैसे और ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के भविष्य पर बहस छेड़ता है। इसके समर्थक इसकी ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पर जोर देते हैं, जबकि इसके विरोधी इसकी अस्थिरता और रेगुलेशन संबंधी चुनौतियों को लेकर चिंतित हैं। सरकारें इनोवेशन और कंज्यूमर प्रोटेक्शन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। बैंकिंग में डिजिटल क्रांति अभी भी जारी है और यह फाइनेंशियल लैंडस्केप को नया रूप दे रही है। भाग 1, बैंकिंग का कभी न रुकने वाला विकास। बुनियादी वस्तु विनिमय प्रणाली से उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक बैंकिंग लगातार ढलता और नया होता रहा है। प्राचीन मंदिरों में कीमती सामानों की सुरक्षा से एक जटिल वैश्विक नेटवर्क तक, बैंकिंग हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। ये कुशलता और प्रगति की कहानी है। हर युग अपनी छाप छोड़ता है, हमारे आर्थिक लेन देन को आकार देता है। सुमेरियन पुजारियों से लेकर मेडिसी फाइनेंसरों तक बैंकिंग ने साम्राज्यों और सांस्कृतिक आंदोलनों को बढ़ावा दिया है। डिजिटल रेवोल्यूशन वित्त को बदल रहा है, नए अवसर और चुनौतियां पैदा कर रहा है। भाग 2, ज्यादा इंक्लूसिव और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना। जैसे कि हम फाइनेंस के इस नए दौर में खड़े हैं, डिजिटल करेंसीज के निशान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स, ये जरूरी है कि हम सदियों से फाइनेंशियल इनोवेशन से सीखे गए सबक पर गौर करें, उसकी जीत और उसकी गलतियों दोनों पर। बीते हुए जमाने के फाइनेंशियल क्राइसिस, 17वीं सदी के ट्यूलिप मेनिया से लेकर 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तक, ये एक कठोर याद दिलाते हैं कि सबसे सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल सिस्टम्स भी इंस्टेबिलिटी, स्पेकुलेशन और अनियंत्रित लालच के नतीजों से अछूते नहीं हैं। जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को अपनाते हैं, हमें ऐसा रिस्क्स को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए और एक ज्यादा रिजिलिएंट और इंक्लूसिव फाइनेंशियल सिस्टम बनाने के कमिटमेंट के साथ। बैंकिंग का फ्यूचर इस बात से बनेगा कि हम इन चैलेंजेस का कैसे सामना करते हैं और इनोवेशन की ताकत का इस्तेमाल समाज के सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैसे करते हैं। इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देना जरूरी है,
अनबैंक्ड और अंडर बैंक लोगों के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज तक पहुंच बढ़ाना और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को बढ़ावा देना, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और एथिकल कंसिडरेशंस को प्राथमिकता दे। फाइनेंस का डेमोक्रेटाइजेशन टेक्नोलॉजी द्वारा सुगम बनाया गया और इंक्लूसिविटी के कमिटमेंट द्वारा संचालित लोगों को एम्पावर करने, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने और एक ज्यादा इक्विटेबल और सस्टेनेबल दुनिया बनाने की क्षमता रखता है। बीते हुए जमाने की गलतियों से सीखकर और आज के मौकों को अपनाकर हम एक ऐसा फाइनेंशियल फ्यूचर बना सकते हैं जो सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी के सभी लोगों के लिए फायदेमंद हो। बैंकिंग की कहानी, जैसा कि हमने देखा, अभी खत्म नहीं हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ रही है, जिसे अनगिनत लोग लिख रहे हैं, जो फाइनेंस की बदलती दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसे आकार देते हैं और खुद भी उससे आकार पाते हैं। उन ताकतों को समझकर जिन्होंने इस एवोल्यूशन को आगे बढ़ाया है, हम इस चल रही कहानी में ज्यादा इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं और एक ऐसे फ्यूचर में योगदान दे सकते हैं जहां फाइनेंस प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और शेयर्ड वेलबीइंग के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में काम करे।